प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजाराम साहू, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल राधापुर, विकासखंड वजरा टीकमगढ़। आज हम अगले अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी है। तो सर्वप्रथम द्विघात समीकरण क्या है उसको समझें। द्वि माने दो और समीकरण माने समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। ये परिभाषा क्वेश्चन में पूछी जा सकती है या खालिस्तान के रूप में पूछी जा सकती है। द्विघात समीकरण को, और यदि हम पिछले अध्याय पर चर्चा करें, वहां हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद। यदि किसी बहुपद के बराबर में हम 0 लिख दें तो समझ जाइए कि वो बहुपद द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कि यहां से एक ऑब्जेक्ट तैयार होता है। यदि P ऑफ x एक द्विघात बहुपद है तो P ऑफ x बराबर 0 को खाली स्थान कहते हैं। कितना आसान हो गया है। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण कहेंगे, क्योंकि P ऑफ x एक द्विघात बहुपद है और बहुपद के बराबर में 0 लगा दिया है, तो आपका ये द्विघात समीकरण बन गया है। इसको दूसरे प्रकार से भी पूछ सकते हैं। यदि कोई समीकरण P ऑफ x बराबर 0, जहां P ऑफ x घात 2 का एक बहुपद है, एक खाली स्थान कहलाता है, तो ये भी वही है द्विघात समीकरण। तो इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। अब हम चलते हैं। देखिए, मैंने विस्तारपूर्वक समीकरण के बारे में नहीं लिया, क्योंकि समीकरण के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं सब। अब जैसा शाब्दिक अर्थ है उसी के अनुसार चलेंगे, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। द्विघात समीकरण, द्वि माने 2, घात माने घात, समीकरण माने समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्वेश्चन आता है, द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? ऑब्जेक्टिव में आता है 1, 2, 3, 4। आपको 2 लिख देना है, भर देना है। अब आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप, इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको देखें, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, a बराबर 0, a बराबर नहीं है 0। कैसे देख लीजिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं 0। यहां पर हम देख रहे हैं, जैसा कि बहुपद में पढ़ा था, सेम पूरा चैप्टर वही का वही है, सिर्फ बराबर का खेल हो गया है, इसमें बराबर लग गया है, इसलिए द्विघात समीकरण बन गया है। उसमें हमने पढ़ा था ए बी सी क्या है? ए बी सी वास्तविक संख्याएं है, और ए का मान क्या है? ए का मान है ए बराबर नहीं 0। कभी कभी ऐसा आता है, इसमें ए का मान क्या नहीं हो सकता है, तो वहां लिख देंगे 0। ए का मान 0 नहीं हो सकता है। इसको आगे, और पिछली बार पूछा गया था
द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। आपको सिर्फ इतना लिख देना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कॉमा a बराबर नहीं है 0। अब मानक रूप के बाद आगे हम चलते हैं कि इस का विविक्त कर क्या होता है। द्विघात समीकरण का विविक्त कर, और विविक्त कर का दूसरा नाम होता है विवेचक। इस फार्मूले को भी अपन को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विविक्त कर b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविक्त कर का सूत्र है। प्रश्न आता है पेपर में, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर का सूत्र लिखो। तो आपको विविक्त कर का सूत्र लिख देना है और 1 नंबर हमारा तैयार हो जाता है। अब इसके आधार पर प्रश्न बनते हैं कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्त कर निकालना पड़ता है। यदि विविक्त कर का मान 0 आ जाए तो दोनों मूल बराबर होंगे। कैसे होंगे? दोनों मूल बराबर होंगे। अगर विविक्त कर का मान धनात्मक संख्या आ जाएगी तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक राशि आ जाएगी, ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, अर्थात माइनस में आ जाएगी, तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। इस काल्पनिक शब्द को आप आगे पढ़ेंगे 11 में। अभी तो ये ध्यान रखना है कि दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये तो हमने हिंदी भाषा में बोल दिया है। कभी कभी यही फॉर्म इस रूप में पूछ लेते हैं यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? स्पष्ट है, यहां पर लिखा हुआ है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना जो सूत्र है जो होता है विविक्त कर को, और विविक्त कर के बराबर लगा हुआ है 0, तो मूल के तो दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर। तो इस कंडीशन को याद रखिएगा। दोनों मूल बराबर के लिए शर्त क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यदि दोनों मूल वास्तविक हैं, दोनों मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक के लिए कंडीशन देखो ये लिखी हुई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। और दोनों मूल वास्तविक नहीं है तो बी स्क्वायर 4ac छोटा है 0 से। तो एक कंडीशन है, इस पे आधारित आगे क्वेश्चन भी बनेंगे हमारे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। 2 नंबर का भी प्रश्न एक पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कितने मूल होते हैं? जैसा कि बहुपद में शून्यक होते हैं तो समीकरण में मूल होते हैं, इतना सा अंतर है और अंतर कुछ नहीं है। तो द्विघात समीकरण में 2 हमने शून्यक पढ़े थे, यहां पर द्विघात समीकरण तो यहां मूल हो जाएंगे। अर्थात द्विघात समीकरण के
दो मूल होते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। अब आता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल जो होगा वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। एक पिछले अध्याय में पढ़ा था और यहां भी वही चीज हमको प्राप्त हो गई है। यदि हमें मूलों का योगफल दिया है और मूलों का गुणनफल दिया गया है तो जैसा पिछले अध्याय में पढ़ा था वही सूत्र यहां भी लग जाएगा। सिर्फ यहां p ऑफ x नहीं लिखा जाएगा, जैसे कि द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इस प्रकार से ये भी हमने फार्मूला देख लिया। अब आता है हमारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कि इसका हल क्या होता है। हम देख रहे हैं कि हमारे इस सवाल में एक चर राशि x है, तो इसका जो हल होगा वो होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बात ध्यान रखिए, यानी द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसे हम द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आता है द्विघाती सूत्र को लिखो तो आपको यही लिख देना है x बराबर वाला द्विघाती सूत्र। और इस समीकरण का हल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, श्रीधराचार्य जी ने। पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य जी का सूत्र लिखिए या द्विघाती सूत्र लिखिए, तो आपको यही सूत्र लिख देना है। अब द्विघात समीकरण को हल करने की सबसे पहले किसने दिया था फॉर्मूला, इन्होंने ही दिया था। अब इसके आगे चलते हैं अपन, मूलों की प्रकृति हम देख चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखें ऑब्जेक्टिव कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। जैसा कि प्रश्न है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस नाम से जाना जाता है। श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, उत्तर लिख देंगे द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। किस सूत्र से, द्विघाती। फिर दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। यदि कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे तो वास्तविक नहीं होंगे कि ये बताया था मैंने, छोटा है 0, तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र खाली स्थान है, तो वो श्रीधराचार्य जी वाला सूत्र लिख देना है। फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखो, ये भी पढ़ लिया है। फिर आता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विविक्त कर का सूत्र लिखो। विविक्त कर का सूत्र पढ़ लिया है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब ये भी पूछ लेते हैं कि
यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, तो विविक्त कर का मान कितना होगा? ऑब्जेक्टिव के रूप में 0, 1, 2, 3, तो इसके कितने होंगे? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब विविक्त कर का मान 0 होता है तभी तो दोनों मूल बराबर होते हैं। कंडीशन ये लिखी हुई है, यदि b² 4ac बराबर 0 है तो दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब जैसे ऑब्जेक्ट में पूछा है क्वेश्चन कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर कितना होगा? कितना होगा? इसको 1 नंबर में पूछा गया है। जब 1 नंबर में पूछा गया है तो उसको हम 1 नंबर के हिसाब से करेंगे शॉर्ट में। अब चूंकि हमको ध्यान रखना है कि जो मानक रूप होता है, देखो मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी x² के पहले जो लिखा है वो a है, वो x के पहले जो लिखा है वो b है, और जो अचर पद है वो c है। और जहां पर अचर पद नहीं होता है तो वहां पर अचर पद हम 0 मान लेते हैं। अब यहां पर लिखा है विविक्त कर, तो विविक्त कर का हमने सूत्र भी और पढ़ा था, b बराबर b² माइनस 4ac। इसमें मान रखते जाइए, b बराबर b। अब b का मान कितना है? -4 है, तो -4 की होल घात 2 लग गई। अब चिन्ह क्या लगा है? माइनस का, तो अपन ने माइनस लगा दिया। फिर क्या लिखेंगे? 4, तो 4 लिख लिया। अब a का मान कितना है? 2 है, तो a का मान जाकर कोष्टक लगा के 2 लिख दो। फिर c का मान कितना है? 3 है, कोष्टक लगा के 3 लिख दो, फिर आगे बढ़ा दो। d बराबर, अब -4 को वर्ग, माइनस की संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, तो प्लस का आ जाएगा। 4 को वर्ग 16 है। अब चिन्ह क्या लगा है? माइनस, और तो नहीं है कहीं माइनस। अगर मान लो एक माइनस यहां लगा होता तो माइनस का माइनस गुणा कर तो प्लस आता। अगर 3 के साथ माइनस होता और 2 के साथ माइनस होता तब क्या करते? तब यहां पर फिर माइनस होता 3 बार, और जब 3 बार माइनस से गुणा करते तो 2 बार में प्लस माइनस माइनस, और फिर 1 बार और बचता तो प्लस माइनस गुणा में माइनस आता। यहां तो कुछ नहीं है, 1 बार माइनस है, ये माइनस लिख दिया। अब हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो d बराबर होगा हमारा 16 माइनस 24। अब 16 धनात्मक संख्या है और 24 ऋणात्मक संख्या है। क्योंकि इन चीजों को हमने पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़ा था कि कब जुड़ते हैं कब घटते हैं। जब चिन्ह अलग अलग हो तो संख्या घटना है। तो 16 माइनस 24 कितना आएगा? माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8। तो देखिए विविक्त का कितना होगा? -8 होगा। इस प्रकार से हम आंसर इसमें लिख देंगे। और एक कभी यदि 2 नंबर पूछे इसको कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो हमें बस इतना तो करना ही है। इतने करने के बाद फिर हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर विविक्त का मान ऋणात्मक है, तो देखिए ऋणात्मक में छोटा है 0 से, ऋण की संख्या 0 से छोटी होती है तो ये कंडीशन लागू हो जाएगी। तो इसलिए इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम अगले वीडियो में अब इसके जो खास सवाल हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।